आग जंगल में लगी है दूर दरियाओं के पार, और कोई शहर में फिरता है घबराया हुआ। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं इन्वायरमेंट का पार्ट 4 लेकर के। और जिसने भी हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आइए इस चीज को हम समझते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते किसको? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना पसंद करूंगा। जैसे जब हमारी जमीन, हमारा अर्थ जब शुरुआत में जब बना तो वहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया वहां पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, फिर पेड़ पौधे बने, वो पेड़ पौधे बड़े बड़े हुए, तरह तरह का प्लांट का स्पीशीज बना, फिर कुछ एनिमल के स्पीशीज आए, और एक ऐसा वक्त भी था जब ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल से हो गया। तो ये जब कुछ नहीं था और कुछ नहीं से बहुत कुछ जब हो गया, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब क्या हुआ, इसको आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन आप पहले बुकिश डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। क्या है ये एक तरीके का बदलाव है। कैसा बदलाव? जब कुछ नहीं था फिर थोड़ा कुछ हुआ, उसके बाद और कुछ डेवलपमेंट हुआ, और कुछ डेवलपमेंट हुआ, फाइनली एक स्टेबल इकोसिस्टम हमको बन के मिलता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि ये बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन किसको कहते हैं, समझिएगा इस चीज को। ये शुरुआत होता है वेकेंट रीजन से, यानी जब कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब कुछ भी नहीं था वहां पे अगर पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला कोई स्पीशीज अगर आता है, जैसे आप इसमें देखिए एक बेयर रॉक था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइकेंस बना। लाइकेंस क्या है? इसमें फंजाई है और एल्गी है। ठीक है, ये दोनों मिल करके साथ में जो रहता है इसको लाइकेंस बोलते हैं हम लोग। तो लाइकेंस बना, फिर हम देखते हैं कि भाई छोटे छोटे कुछ प्लांट्स निकल करके आए हैं। अब ये छोटे छोटे प्लांट्स चेंजेस होते 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 हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी ट्रीज, यानी एक इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। ये जो चेंजेस है ना, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जब कुछ नहीं था वहां से अगर चेंजेस आता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ये बात एकदम क्लियर है। क्या बोला मैं? जब कुछ नहीं था, यानी एक वेकेंट रीजन में कोई वेजिटेशन नहीं था, किसी भी तरीके का कोई रिसाइडिंग क्रिएचर नहीं था, और वहां से जब शुरुआत होती है ना, और शुरुआत होकर के एक स्टेबल इकोसिस्टम में जाके जब पहुंचता है ना, इस चेंजेस को, जो टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहा है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये है पहला पार्ट हमारा जो प्राइमरी सक्सेशन। अच्छा, अब इसमें एमसीक्यू क्या है? तो ये जो स्टार्ट होता है यानी बिगिनिंग वाले में, इसको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज। इसको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, आप देख लीजिए, पहले लाइकेन बनता है, पायोनियर स्पीशीज। अब ये चेंज होता है, अब ये यहां से कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बीच में हमारा हो गया आपको इंटरमीडिएट स्टेज। फाइनली ये पायोनियर स्पीशीज से शुरुआत होता है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाता है, यानी इसका जो एंड है वो है क्लाइमेक्स। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत पायोनियर से होती है और एंड क्लाइमेक्स से होता है। ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये बात होती है सेकेंडरी सक्सेशन की। अब सेकेंडरी सक्सेशन की, अब सेकेंडरी सक्सेशन किसको कहते हैं? यहां पे हमारा ट्रीज वगैरह सब ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, यहां पे ट्रीज ऑलरेडी यहां पे बन चुका है। अब ये ट्रीज किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या किसी भी फैक्टर्स की वजह से ये अगर वापस से खत्म होता है, वापस से खत्म हो जाए, मान किसी जंगल में आग लग गई, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी वापस से वाइप्ड आउट हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद फिर से अगर चेंजेस होते 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 फिर से एक स्टेबल कम्युनिटी बनता है, तो वो भी एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है, लेकिन तब उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है? सेकेंडरी सक्सेशन देख लीजिए, यहां पे फॉरेस्ट में फायर लग गया, फिर कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर से ग्रासेस वगैरह उगना शुरू हुए, फिर से कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज बनना शुरू हुए। फाइनली हमको यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलता है। एमसीक्यू की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, प्राइमरी सक्सेशन,
सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में जब कुछ नहीं था वहां से जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाता है। और सेकेंडरी सक्सेशन किसको कहते हैं, जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाइप्ड आउट होकर के, यानी किसी भी वजह से, फायर हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी फैक्टर की वजह से वापस से रीजनरेट जब होता है तब उसको कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, पायोनियर स्पीशीज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये बात एकदम याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट। ठीक है, यानी जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फायर, ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे रीजन है यहाँ पे। ठीक है, इट गेट्स रिकॉलोनाइज्ड, वापस से रीजनरेट होगा वो आफ्टर द डिवास्टेशन। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, पायोनियर स्पीशीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अच्छा, इसके बाद और क्या है इसके अंदर, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। अब दोनों में एक फर्क समझिएगा, प्राइमरी सक्सेशन में बहुत टाइम लगता है लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। याद रखिएगा, प्राइमरी सक्सेशन एक स्लो प्रोसेस है लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन एक फास्ट प्रोसेस है। ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब वर्ड देखिए, यहाँ पे है सेरल कम्युनिटी। सेरल कम्युनिटी यानी हम बोल सकते हैं एक सेरे। ठीक है, अब सेरे क्या है, पायोनियर स्पीशीज से लेकर के क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए जो बीच में जो ट्रांजिशन आता है उसको हम कहते हैं सेरे। मतलब यहां पे एक अगर कुछ कम्युनिटी बन रही है तो ये हो जाएगा हमारा सीरल कम्युनिटी। यहां पे जो कुछ कम्युनिटी बन रही है तो ये हो जाएगा हमारा सीरल कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा, तो सीरल कम्युनिटी किसको कहते हैं आप देख लीजिए। इट इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी ये कहाँ तक पहुंचेगा, अगेन क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचेगा। तो बस मुद्दा इतना सा है इसमें सीरल कम्युनिटी में कि जो चेंजेस आ रहा है बीच में उसको हम कहते हैं सेरे। उस सेरे में जो कम्युनिटी एक बनता है उसको कहते हैं सीरल कम्युनिटी। ये सीरल कम्युनिटी फर्दर डेवलप्ड होते होते क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात पिक्चर क्लियर है। अच्छा, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के अलावा और भी दो तरीके से हम सक्सेशन को पढ़ते हैं। एक है ऑटोजेनिक सक्सेशन और एक है एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, ये देखिए ऑटो से ही आपको पता चल जाएगा, ये देखिए ऑटो से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सक्सेशन खुद ब खुद हो रहा है। अच्छा, क्या है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ये देखिए, जब सक्सेशन बायोटिक एलिमेंट से हो अगर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। जैसे यहां पे हम देखेंगे इसमें इंटरनल फैक्टर्स काम आता है, जैसे वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना। ठीक है, वेजिटेशन जैसे जैसे डेवलप्ड होगा, वेजिटेशन अगर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, वो डीके होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, फिर उससे एक सॉइल भी फॉर्मेशन होगा। तो सॉइल फॉर्मेशन होगा, फर्दर उसमें कुछ स्पीशीज ऐड होगा, ये ऐड होते होते छोटे छोटे पौधा निकलते ठीक है, एक अगेन क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जाके हम पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि इसको कहते हैं हम लोग ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, एलोजेनिक सक्सेशन किसको कहते हैं, जब वैसा सक्सेशन जब एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेगा आपको, याद रखिएगा, वोल्केनोज, फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर्स या ग्लोबल वार्मिंग, इसके वजह से अगर सक्सेशन होता है, इसके वजह से वाइप्ड आउट होता है और फिर से जब निकल करके आता है कोई चीज तो इसको हम कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, प्राइमरी सक्सेशन जब कुछ नहीं था तब पायोनियर से क्लाइमेक्स में गए। सेकेंडरी सक्सेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाइप्ड आउट होने के बाद फिर से जब रीजनरेट करता है, फिर क्लाइमेक्स में पहुंचता है, तब उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन जहां पे वेजिटेशन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो, बायोटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो, ठीक है, खुद से जनरेट कर रहा हो, उसको बोलेंगे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन जब एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से इन्फ्लुएंस्ड होकर के सक्सेशन जब हो रहा है तब उसको कहेंगे हम एलोजेनिक सक्सेशन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब एक और तरीके का है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। बहुत ही आसान है, सेम चीज है, कुछ नहीं है। ऑटो का मतलब पता ही है, खुद से होना। हेटेरो का मतलब है डिपेंडेंट होना, पता है हम लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, ये कैसा सक्सेशन है, जहां पे ग्रीन प्लांट्स इनिशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट है और वही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वहां पे सक्सेशन करने के लिए।
ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन किसको कहेंगे हम? जब सक्सेशन हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स करेंगे, यानी वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करेंगे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट होंगे दूसरे फीड दूसरे पे करेंगे, तो इसको कहेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। चलिए इसके बाद अब देखिएगा ये टाइप्स ऑफ सीरीज कैसे कैसे होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज, और ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछता हुआ मिलेगा, ठीक है। सेरे वर्ड तो क्लियर है कि ये ट्रांजिशन जो पीरियड चलता है पायोनियर से क्लाइमेक्स, उसको हम सेरे बोलते हैं। ये देखिए हाइड्रो सेरे, हाइड्रो इज वाटर, तो सक्सेशन अगर एक्वाटिक हैबिटेट में हो रहा है उसको कहेंगे हम हाइड्रो सेरे। अच्छा, जेरो सेरे, अगेन सेरे पता है, जेरो आप समझिए थोड़ा सा डेजर्ट टाइप में हो जाएगा, जहां पे ड्राई हैबिटेट में सक्सेशन होगा उसको हम बोलेंगे जेरो सेरे। लिथो सेरे आप देख लिए, बेयर रॉक में अगर करेंगे उसको बोलेंगे सैमोस सेरे। आप देख लीजिए जहां पे सैंडी रीजन होगा उसको हम कहेंगे सैमोस सेरे। हैलो, हैलो मतलब हेलाइन वाला मामला है, जहां पे सलाइन सॉइल होगा या सलाइन वाटर में अगर कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो उसको हम कहते हैं हैलोसेरे। अच्छा, सेनाइल क्या है? सेनाइल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर से जब स्टार्ट होगा उसको हम ये सेनाइल कहेंगे, ठीक है। प्लस इकोस्फीयर, इकोस्फीयर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया, उसको हम कहेंगे इकोस्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और चीज़ बताऊं, जैसे ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ीरो का मतलब, ज़ेरोफाइट्स मतलब क्या है? वैसा प्लांट्स जो ज़ीरो हैबिटेट में हो, मतलब ड्राई हैबिटेट्स में। तो ज़ेरोफाइट्स का एरिया कहाँ पे मिल सकता है? आपको गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे भी ड्राई एरिया होगा वहाँ पे आपको ज़ेरोफाइट्स वगैरह प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, हाइड्रोजेरे अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे हमको मैंग्रोव्स वगैरह भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। वहाँ पे न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेटोफोर्स किसको बोलते हैं? मैंग्रोव्स में आप देखिएगा, जहाँ पे मैंग्रोव्स में आप देखिएगा कि दलदली इलाका टाइप से रहता है वो, और वो पुअर इन ऑक्सीजन रहता है, उसके सॉइल में ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है ना, कुछ ट्रीज के जो लेंटिसेल्स है वो बाहर निकल के आता है और रूट्स वगैरह अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन वो रूट्स जो है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो जो वो फिर ऑक्सीजन कैसे लेता है? ये लेंटिसेल्स बाहर में आएंगे, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, रूट्स में पहुंचाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो ये कुछ पार्ट है, ये वर्ड सब याद रखिएगा। क्या मैं बोला? न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। ये एकदम मैंग्रोव फॉरेस्ट का फीचर्स है, जो एयर से ऑक्सीजन ले करके फिर हम उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स के बारे में हम और डिटेल्स में जब एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स यहाँ पे है ज़ेरार्क, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड यहाँ पे है ज़ेरार्क, जैसे अगर सक्सेशन ऑकर्स ऑन लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो, यानी बेयर रॉक में अगर हो रहा है तो उसको हम ज़ेरार्क भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर में अगर हो रहा है हाइड्रार्क कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज मेसिक? मेसो यानी बीच वाला हिस्सा, यानी जहाँ पे हाइड्रार्क और ज़ेरार्क सक्सेशन मीडियम कंडीशन में हो रहा है, बीच के रास्ते में जब जा रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं मेसिक। ये मेसिक कैसा होता है? ये ना ही ज़्यादा सूखा होगा और ना ही ज़्यादा गीला होगा। तो ये कुछ टर्म्स है जो जुड़ा हुआ है आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन से। अगर हम बात करें, सम अप करें कि इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के एमसीक्यूज क्या क्या आ सकते हैं, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन ईजी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई एलोजेनिक सक्सेशन और ऑटोजेनिक सक्सेशन ईजी है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स आप बना सकते हैं और कीवर्ड सब लिख करके, ये बड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसको इतना ही यहाँ पे पढ़ना काफ़ी है। प्लस ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हम पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की बात की थी, उसमें से एक इकोलॉजिकल सक्सेशन भी था और एक होम्योस्टेसिस भी था, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब छोटा सा और टॉपिक है, वो है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब ये क्या है? ये है बैलेंसिंग इन इकोसिस्टम।
बैलेंस करना। अब ये बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, इसका जो बेस्ट आप है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे ये दो वर्ड है, एक है रेगुलेटर्स और एक को बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स। अब ये रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर्स क्या है, जैसे हम लोग रेगुलेटर हैं, किस टाइप के रेगुलेटर हैं हम लोग, हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है। जब ठंडा आता है तो हमको गर्मी चाहिए तो हम शिवर करेंगे, शिवरिंग करेंगे, क्यों, ताकि हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। अच्छा, जब गर्मी का मौसम आता है तो हम स्वेट करेंगे, ठीक है, क्यों, ताकि हीट हमको कूलिंग मिले, ठंडा मिले। प्लस स्वेटिंग करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, गर्मी के मौसम में हमारा जो टेम्परेचर है जो मेंटेन होगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम कहते हैं रेगुलेटर, इस चीज़ को हम कहते हैं रेगुलेट करना, बॉडी के अंदर रेगुलेट करना, ठीक है। अब कॉन्फॉर्मर किसको बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। याद रखिएगा, कॉन्फॉर्मर्स किसको बोलते हैं, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। रेगुलेटर के एग्जाम्पल हम खुद हैं, ठीक है। कॉन्फॉर्मर के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा, जैसे पोलर बेयर्स या बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अपने हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, रेगुलेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइड, डिस्ट्रीब्यूशन इज नैरो, ये ज़्यादा एक्टिव हैं रेगुलेटर्स, ये कम एक्टिव क्रिएचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलेट करने में ना हम लोगों को एनर्जी बहुत लगता है, ये याद रखिएगा, एनर्जी बहुत लगता है, तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्सपेंडेड टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी, ठीक है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में लेस एनर्जी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप स्लाइड कर पॉज करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है, हम लोग रेगुलेटर हैं, बाकी जो और भी स्पीशीज़ वगैरह जो हैं वो सब कॉन्फॉर्मर्स हैं जो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो आज के क्लास का बस यही छोटा सा टॉपिक था जहाँ पे हमने आपके सामने बात की इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में और होमियोस्टेसिस के बारे में। और होमियोस्टेसिस भी क्या, इकोलॉजिकली सिस्टम जो है बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस में भी यहाँ पे रेगुलेटर एक देखें हम लोग और कॉन्फॉर्मर देखें, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी एग्जाम्पल के बारे में, तो हम देखेंगे रेगुलेटर जो है मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कॉन्फॉर्मर्स आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा, कुछ फिशेस में देखने को मिलेगा। तो इसको एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल है रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर्स का। प्लस साथ में एक और चीज़ देखते चलिए कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो वैसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्टोथर्म, और जिसका कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं हम एंडोथर्म, जो इंटरनली एनर्जी मेंटेन, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था आपको इस क्लास का, छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने आपको समझाया इकोलॉजिकल सक्सेशन और होमियोस्टेसिस, ठीक है। होमियोस्टेसिस के अंदर भी हमने आपको बात की रेगुलेटर की और कॉन्फॉर्मर की। तो ये क्या है, ये एक तरीके का अडेप्टेशन भी है। जो याद कीजिए, जब मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स में एक अडेप्टेशन भी होता है, तो ये अडेप्टेशन का भी पार्ट बोल सकते हैं। इस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ये कुछ एग्जाम्पल था होमियोस्टेसिस का, ठीक है। अब हम उस पार्ट में चलते हैं जो हमने पिछले क्लास में बोल रखा था कि कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर्स हमने बात की थी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का कुछ आंसर्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा था कि आप उसको आंसर दीजिए। क्या है ये, कौन सा स्पीशीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अदर ऑर्गेनिज्म से बनाता है? इसका आंसर क्या होगा, नाइडेरियंस भी बनाता है, फंजाई भी बनाता है, प्रोटोजोआ भी बनाता है। नाइडेरियंस का एग्जाम्पल क्या है, कोरल। आप याद रखिएगा, कोरल और एल्गी मिल करके, कोरल और उस एल्गी का नाम है ज़ूज़ैंथेला, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोरल और ज़ूज़ैंथेला। कोरल क्या है, कोरल एक पॉलिप्स ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है, ठीक है। वो पानी में रहता है। आप याद कीजिए, आपने सुना होगा कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसको हम लोग डिटेलिंग करेंगे, बाद के क्लासेस में डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको कि कोरल जो होता है वो एल्गी के साथ रहता है, ठीक है। एल्गी प्रोटेक्शन में रहता है कोरल के,
और कोरल इससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करता है और कोरल न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। ठीक है, फंजाई भी जो है आप एल्गी के साथ रह करके सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। प्रोटोजोआ भी जो है कुछ बैक्टीरिया के वगैरह के साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1 2 3 पूरा आंसर होगा। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लस ये देखिए, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल, अब सिंपल सा चीज़ है, लाइकेन एकदम कोल्ड रीजन में पाया जाता है। जैसे अगर आप इमेजिन करें कि ये हमारा अर्थ है, तो एकदम आर्कटिक रीजन में जो तुंद्रा रीजन बोलते हैं, तुंद्रा रीजन, वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि लाइकेन मिलेंगे और मॉस मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा 2 and 3 होगा, 2 and 3। प्लस इसमें से कौन सा डेट्रिटिवोर्स है, तो हम देखेंगे अर्थवॉर्म हमारा डेट्रिटिवोर्स है, मिलीपीड्स हमारा डेट्रिटिवोर्स है, वुडलाइस हमारा डेट्रिटिवोर्स है। ये डेट्रिटिवोर्स क्या होता है? ये डिकम्पोजर होता है। ये कौन होता है? ये होता है डिकम्पोजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 3 and 5, 1 3 and 5। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, देख लीजिए। इसमें से which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role। जैसे ही फंक्शनल रोल आ जाएगा वहां पे आपको आंसर मारना होगा इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच मैंने कैसे समझाया था? मैंने समझाया था अगर एक ट्रीज है तो ये एक पूरा हैबिटेट है, पूरा हैबिटेट है, और इस हैबिटेट में कोई ऊपर में स्पीशीज आकर रहेगा, कोई बीच में स्पीशीज आकर रहेगा, कोई यहाँ पे स्पीशीज आकर रहेगा। तो तीनों इस हैबिटेट का अलग अलग इकोलॉजिकल नीश है जो अलग फंक्शनल रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देख लीजिए, अ फूड चेन illustrates द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन इच अदर। ठीक है, फीड अपॉन, तो ये हम लोग पढ़ भी चुके कि भाई एक दूसरे से खाता रहता है एक चेन में, एक इसको खा रहा है, वो इसको खा रहा है। ठीक है, प्लस फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज, ये गलत है। एक ही पॉपुलेशन वाला में कुछ फूड चेन में एक ही मीनिंग रहता है, डिफरेंट रहता है। प्लस फूड चेन क्या, द नंबर्स ऑफ इच ऑर्गेनिज्म बताता है कि कौन कितना खा रहा है। नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बता रहा है कि क्वांटिटी कितना ऑर्गेनिज्म उस जगह पे है, बिल्कुल भी नहीं। फूड चेन क्या है? बस फूड चेन एक दूसरे पे पास ऑन होकर जा रहा है। ठीक है, जहां पे एनर्जी फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ 1 ओनली हो जाएगा। यहां पे देखिए, इसमें पूछा है कि कौन डिकम्पोजर है। ठीक है, मैं आपको पहले भी क्लास में बताया होगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, फंजाई डिकम्पोजर है, लेकिन वायरस डिकम्पोजर नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस। ठीक है, तो ये मैं जब बायोम पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। यहां पे इसका आंसर होगा वाटर लिमिट्स एंड फायर, वाटर लिमिट्स एंड फायर्स। ठीक है, लाइकेंस मैं बार बार बोलता आया हूं, लाइकेंस किसको कहते हैं? लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, देखिए यूपीएससी ने फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन पूछ डाला है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? कुछ नहीं है, एनर्जी बाहर से लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, और वो जमा भी रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कार्बन साइकिल आप देख लीजिए। कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कौन कौन करता है? वोल्केनिक एक्शन, हमको पता है जब वोल्केनिक एक्शन होगा तो लावा, मैग्मा निकल करके फिर लावा जब निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। रेस्पिरेशन, हमको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 and 4। ठीक है, कौन सा इसमें एनिमल जो है वो आपको हाइबरनेशन कराता है? हाइबरनेशन किसको बोलते हैं? विंटर स्लीप को बोलते हैं। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। तो विंटर स्लीप में आप देखेंगे रोडेंट्स भी आता है, बैट्स भी आता है, बेयर्स भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3
तीनों मिलेगा आपको। चलिए यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही पूछ दिया है। तो इकोसिस्टम क्या डेफिनेशन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंट, ठीक है। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, यानी ऑर्गेनिज्म भी है किसके साथ? विथ इन्वायरमेंट। तो इसका सी आंसर हो गया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि भाई ओशन में फूड चेन क्या है? ओशन में फूड चेन क्या है? तो अब याद रखिएगा, ओशन में ना अगर हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होता है, यानी प्रोड्यूसर कौन होता है, तो वहां पे होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन यहां पे होता है हमारा डाई एटम्स। मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं ओशन में, ठीक है। यहां पे आपके होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर में फोरामिनीफेरा होता है। फोरामिनीफेरा होता है, यानी ये कंज्यूमर है। इसका एग्जांपल ले लिए, एक कुछ सिंगल सेल भी होंगे, कुछ मल्टी सेल भी होंगे, छोटे छोटे होंगे, जैसे एमीबा वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या? फोरामिनीफेरा आता है। तो ये कंज्यूमर है, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर अगर बात करेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे हम, तो इसमें जेलीफिश वगैरह आ जाएगा, ठीक है। जेलीफिश वगैरह आ जाएगा, सी हॉर्स वगैरह आ जाएगा। तो अब ये ऊपर चला गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है? तो हमको पता है साइनोबैक्टीरिया, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। डाई एटम्स क्या है? ये फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी है। ये एल्गी एकदम फोटोसिंथेसाइज करता है, यानी एल्गी का ही एक पार्ट है, ठीक है, डाई एटम। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 and 3। फोरामिनीफेरा क्या है? ये एक आपको कंज्यूमर है। कोपॉड्स ये भी एक कंज्यूमर है। तो आपको ना हल्का सा आइडिया भी होना चाहिए कि एक ओशन में कौन कौन सा स्पीशीज रहता है, या एनिमल किंगडम अगर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं खुद से, तो एक बार पढ़ के जरूर रखिएगा यूपीएससी के लिए खास तौर से। और क्योंकि जो स्पीशीज न्यूज़ में है ना, उससे जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ देता है। जैसे कोरल रीफ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशन के वाले क्वेश्चन में उसने निडारिया दिया, ठीक है। यानी यूपीएससी या कोई भी यूपीएससी वो चाहता है कि आपको पता हो कि कोरल जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पढ़ा, कुछ उस पर सॉल्व करने पे, जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई करूंगा। तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा, वो होगा बायोम। उस बायोम में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वगैरह देखेंगे, उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।